हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स जिसका अध्याय 1 और अध्याय 2 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। आशा है कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा तो आपको बिहार बोर्ड में साइंस के प्रश्न करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बिना समय गवाए हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीधी। प्रकाश की किरण सीधी गमन करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो निर्धारित ये होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर है काल्पनिक और सीधा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में दाढ़ी दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, दर्पण सूत्र है, यानी कि आपसे पूछेगा बताइए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? अब बताइएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है? दर्पण सूत्र है। इसी के साथ 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है, यानी कि f इक्वल टू r/2, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि बात वही हो गई कि बताइए आप हजामती यानी कि जो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। किस दर्पण का? अवतल। अगला है, गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण है, यानी कि गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम आगे की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बताइए अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि जो सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह किस दर्पण कैसा होता है? तो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। चलिए प्रश्न नंबर 11वां है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है ना। आशा करते होंगे दोस्तों कि ये सारी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और हम इस प्रश्न में ऑप्शन लेकर इसलिए नहीं आए कि कम ही समय में आपको ज़्यादा अच्छे से और जल्दी सारी चीज़ें समझ में आ आ गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत देखने के लिए करते हैं? यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए ये डॉक्टर के द्वारा जो दांत देखने में लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है?
तो कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है ना? प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता होगा F बराबर सूत्र क्या होता है? F बराबर r/2 होता है ना? तो F बराबर r/2 यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी की जितना त्रिज्या रहेगी उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? उससे आधी होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस दर्पण प्रश्न नंबर 17 देखिए आप लोग कि किस दर्पण का एक दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है ना? किस दर्पण का एक दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर देखते हैं और प्रश्न नंबर 18 में है क्या समतल दर्पण की फोकस दूरी के होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? तो वो अनंत होती है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार को बनेगा? तो यानी कि पूछ रहा है कि बताइए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वक्रता केंद्र पर रखने पे कैसा समान प्रतिबिंब बनता है। इसी के साथ 20वां प्रश्न देखेंगे, लेंस के आवर्धन बराबर होता है, तो लेंस के आवर्धन का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो ये होता है v बटा u। क्या होता है? v बटा u। चलिए इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न ये है कि आप बताइए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं, है ना? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि शीशा, है ना? जैसे कि पानी। तो ये सबसे क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार होता है। और जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो वो पारदर्शी, जिससे अंशतः थोड़ा बहुत पार हो उसे पारभासी कहते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और ये पूरा वीडियो आप देख के जाइए। आशा है कि आप एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है ना? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 में है कि बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी चालक यानी जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के सामने का जो शीशा होता है वो कैसा होता है? तो वो कोस कैसा होता है? किस दर्पण का होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, प्रकाश क्या है ना? प्रकाश क्या है? तो आंखों को प्रभावित करने है ना? ये क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है ना? क्या है? ऊर्जा है, या तो वो एक विद्युतीय तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय बिंदु दर्पण के, है ना, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें हैं वो अपवर्तन के बाद कहाँ मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फोकस पे। कहाँ मिलती है? तो फोकस पे। अगला प्रश्न है, यदि आवर्धन m ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये सब प्रश्न आप बढ़िया से करके जाइए, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न 28 है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं?
किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि अब हम जो चलेंगे वो चैप्टर 2 चलेंगे। हम आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि आज जो है हम चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं ना। तो ये प्रश्न अब जो आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न आ रहा है। चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है ना, उसका। चलिए बिना समय गवाए हुए हम ये प्रश्नों को शुरू कर देते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? यानी कि प्रकाश की चाल किस में? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलिए इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न ये है, क्या है? अगला प्रश्न ये है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है ना? यानी स्नेल के नियम को गणितीय रूप में हम क्या लिखते हैं? तो स्नेल के नियम को गणितीय रूप में साइन आई बटे साइन आर, क्या लिखते हैं? साइन आई बटे साइन आर लिखते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? मतलब पानी में अगर कोई वस्तु डूबा हुआ है तो वो मुड़ा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कैसे? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है ना। ये सब प्रश्न आप करके जाइए, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी वीडियो देखिए। और अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है ना? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। क्योंकि उत्तल लेंस से जब किरणों को गुजारा जाता है तो वो किरणों को क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है ना। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, है ना। ये प्रश्न आप याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। और ये प्रश्न 8 है कि लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा होता है। क्या लगा होता है? माइनस। ये आपको ध्यान देना होगा। और दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है। चलिए इसी के आगे हम जानेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है और ये सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है ना। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। और अगर पूछा जाए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल। उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक। अगला है, लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर v बाय यू। क्या होता है? m बराबर v बाय यू। इसी के साथ हम अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। और 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है तो किरण मुड़ता है ना। तो किरण किस ओर मुड़ता है? तो अभिलंब के पास आता है या अभिलंब से दूर होता है? तो ये जब प्रकाश जब कोई विरल माध्यम से संगनम माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। विरल से संघनन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब संघनन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश, है ना, प्रकाश जब विरल से, कहाँ से? विरल से संघनन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, संघनन से संघनन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर आ रहा है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मृग
मरीचिका का कारण है ना? मृग मरीचिका कारण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? है ना? इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर।